सर, आपके नेतृत्व में हर समाज के कुछ न कुछ मसलों पर नांदेड़ की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आसिफा कैंडल मार्च के वक्त आपका प्रदर्शन सड़कों पर तो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका था, फिर भी आखिर में जो समाप्ति पर जो कांड हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, 50 साल पहले नांदेड़ की सियासत में हिंदू मुसलमान विवाद नहीं था, क्योंकि इसी नांदेड़ ने फारूक पाशा साहब और एडवोकेट नूरुल्लाह खान साहब को विधायक के तौर पर चुना था। या ऐसा करिश्मा क्या नांदेड़ में फिर से हो सकता है? सर, देश में मौजूद जातिवादी सरकार को हटाने के लिए, उसे हराने के लिए पूरे भारत भर में विरोधी पक्ष एक होकर इंडिया नाम का संगठन बनाए, लेकिन उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी, एमआईएम और बीआरएस को शामिल नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है कि विरोधी पार्टियों का ये गठबंधन कामयाब हो पाएगा? सर, नांदेड़ कांग्रेस में जो मुस्लिम क़यादत, पढ़ी लिखी मुस्लिम क़यादत थी, क्या आपको लगता है कि उस पढ़ी लिखी मुस्लिम क़यादत को नांदेड़ कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया है? सर, मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन के वजह क्या है, मसाइल कौन कौन से हैं? यानी कि मुस्लिम समाज जो पिछड़ा है उसके मसाइल क्या हैं, कौन से मसाइल के कारण वो पिछड़ा है? सर, आपके आइडियल एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब है और उन्होंने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, महाराष्ट्र का प्रवक्ता बनाया वंचित का, और आपके काबिलियत को देखते हुए महाराष्ट्र भर के, अपने नांदेड़ जिले के, शहर के बहुत सारे नौजवान वंचित से जुड़ रहे हैं। तो इनका आगे का भविष्य क्या है? सर, एनआरसी, यूसीसी जैसे फितने सरकार क्यों ला रही है? सर, आपने बेहतर ढंग से बता दिया कि एनआरसी और यूसीसी जैसे फितने सरकार क्यों लाना चाहती है। ऐसे में मुसलमानों की क्या भूमिका रहनी चाहिए और मुसलमानों को अवेयर करने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं? दहशतगर्द बताकर बेबुनियाद तरीक़ों से मुसलमानों की गिरफ्तारियां और मामूली की घटनाएं बहुत हो रही है। इस पर आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से कार्य करते आ रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन के वजह क्या है, मसाइल कौन कौन से हैं? यानी कि मुस्लिम समाज जो पिछड़ा है उसके मसाइल क्या हैं, कौन से मसाइल के कारण वो पिछड़ा है? सियासत को लेकर गैर संजीदा होना, ये सबसे बड़ी मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह है। आपके कौम के अंदर तब तक नेक ग्रेजुएट्स, नेक टीचर, नेक वकील, नेक पत्रकार, नेक डॉक्टर, नेक जज, नेक अधिकारी, नेक कलेक्टर तब तक नहीं बनेंगे जब तक आपके कौम के पास में नेक क़यादत नहीं है। जब जमहूरी निज़ाम की खूबी वही है कि जमहूरियत का पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, माशी सिस्टम, ये वो जमहूरियत के ढांचे से सियासत तय करती है, और वही सियासत में आपकी नुमाइंदगी नहीं है। जो ईमानदारी से, कौमी जज्बे से वहाँ जाके काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। आपको चंदा जमा करके दवाखानों के लिए मदद देनी पड़ रही है, आपको चंदा जमा करके गरीब बच्चों की शादी करनी पड़ रही है। अरे, आपने जो 108 रुपए का पेट्रोल भरा है, 58 रुपए तुम्हारी मेहनत के पैसे सरकार की जो तिजोरी में गए वो पलट के तुमको नहीं मिल रहे हैं। 108 का पेट्रोल भी तुम ही डालोगे और 300 रुपए, 200 रुपए का चंदा भी तुम ही दोगे। अरे, जो तुमने तिजोरी में जमा किया वो तो पलट कर तुमको आए, जितना तुमने दिया उतना तो आए, उसका 2% भी तो तुमको नहीं आ रहा है। तो ये सियासत में हम गैर संजीदा होने से ये हमारे मसाइल की असली जड़ है। जब तक हमारे पास में सही लीडरशिप नहीं आएगी, सही एमपी एमएलए नहीं आएंगे, हमारे कौम को उनका इंसाफ नहीं मिलेगा, पसमानदगी दूर नहीं होगी। जी जी जी, बहुत बढ़िया जवाब सर, बहुत बढ़िया जवाब। ये सर, भारतीय राजनीति में आपके आइडियल कौन है और क्या कारण है? देखिए, भारतीय राजनीति में तो एक दो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो माने जाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो इसलिए आइडियल है क्योंकि समाजी इंसाफ की राजनीति को जिस तरीके से उन्होंने संविधान में बांध कर रखने के लिए, जो उनकी संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं, जो तकरीरें हैं, उसको सुनने और पढ़ने के बाद में पता चलता है कि उन्होंने कितनी दूरंदेशी से काम लिया हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ा, भारत की इस सरजमीन को
दुनिया में एक आला मुल्क बनाने में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही गैर मामूली है। दूसरी रही बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसलिए क्योंकि इतने बंधनों के बावजूद अपने जज्बे और अपने कौम का और मुल्क का और दिगर मतलब मुसलमान और मुसलमानों के दिगर तबक़ात के जो ताल्लुक़ात हैं, इसको ध्यान में रखकर उन्होंने पूरे मुल्क की तरक्की के लिए जिस तरह से IIT, IIM और एजुकेशन मिनिस्ट्री का भी कार्यकाल और ओवरऑल उनका जो राजनीति है वो भी बहुत इंस्पायरिंग है। और मौजूदा वक्त के अंदर बैरिस्टर AR अंतुले, उन्होंने जो टाइप से राजनीति की है और जो उनका आखिरी पड़ाव पर उनकी जो स्ट्रगल रहा है वो बहुत इंस्पायरिंग है। और मुझे लगता है कि स्वाभिमानी राजकारण के हिसाब से नुक्ते नज़र से देखें तो एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब, जिन्होंने अपने कौम को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कभी भी आग के हवाले नहीं किया। जब मराठा आरक्षण मोर्चा के ज़रिए एट्रोसिटी के ऊपर बंदी लाने की मांग चल रही थी, तब शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल ट्राइब के अंदर उस मोर्चे के खिलाफ में प्रति मोर्चे निकालने की राजनीति बहुत लोग उसको तूल दे रहे थे। उस वक्त प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बड़ी ताकद से कहा था, प्रति मोर्चे काढू नका, मोर्चे काढण्याचा मागण्या करण्याचा अधिकार मराठा समाजाला सुद्धा संविधानाने दिलेला आहे। तो इतना औदार्य, इतना बड़ा दृष्टिकोण जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने रखा और हमेशा हम उनके साथ काम करते वक्त देखते हैं, आइडियलिस्टिक वो आदमी और वो लीडरशिप की बात नहीं, तो वो भी एक बहुत इंस्पायरिंग लीडरशिप है मुझे लगता है। सर, आपने कहा है कि एडवोकेट बाड़ा साहब अम्बेडकर आपके आइडियल है। सर, आपकी सलाहियतों को देखते हुए आप किसी भी राजनीतिक पार्टी, जो प्रस्तावित राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें MLA या MLC बन सकते थे, लेकिन फिर भी आपने वंचित को ही क्यों चुना? देखो, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आप जिन अज़ाइम को, जिन ऑब्जेक्ट को, जिन मकसद को लेकर समाजी राजनीतिक ज़िंदगी में आए हो, उसको पूरा करना, ये अपनी जद्दोजहद उसको लेकर रही थी कि उसको पूरा करें, क्योंकि वो है असल मकसद है हमारा जिसके लिए हम आए हैं। मुझे MP, MLC, MLA, मिनिस्ट्री मिल भी जाएगी, लेकिन वो इस शर्त पे मिलेगी कि वो मेरी खुद की ज़ाती मिल्कियत को बढ़ाने के लिए आपको दे दिया जाएगा आज़ादी के क्या कमाओ, आपको नाम पैसा जो कमाना है कमाओ, बन जाओ, आमदार बन जाओ, खासदार बन जाओ, मंत्री बन जाओ, लेकिन आप अपने समाज की बात नहीं करोगे, आप अपने कौम की बात नहीं करोगे, आप अपने मुल्क की बात नहीं करोगे। तो मुझे वो राजनीति नहीं चाहिए थी। मुझे चाहिए कि हम एक ऐसा पैटर्न बनाएं जहाँ पे अपने को अपने समाज के इशू के लिए, दिगर समाज के लिए लड़ने के लिए आज़ादी रहेगी। और मुझे लगता है कि उस आमदार की, खासदार की और मंत्री पद से ज़्यादा मैं ताकतवर हूँ आज बाड़ा साहब अम्बेडकर का कार्यकर्ता बोलकर, क्योंकि आज मेरे को मेरी पार्टी ने जो एक आज़ादी दी हुई है अपने समाज के इश्यूज़ को उठाने की, अपने कौम के इश्यूज़ को उठाने की और दिगर पसमानदा के लिए बोलने की। ऐसा नहीं है मेरे पार्टी में कि फारूक अहमद है तो खाली मुसलमानों की बात करो, आप किसानों की बात नहीं कर सकते, आप SC की बात नहीं कर सकते, आप OBC की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी ने हर एक को, हर पसमानदा, हर वंचित तबके के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पूरी आज़ादी दी हुई है। हमारे ऊपर है कि हम कितनी कैपेसिटी से पार्टी के प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ों को लाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे असल है। आखिर में अगर लोगों का नज़रिया उतना ही रहेगा कि आप चुन के आके आमदार खासदार बने तो कामयाब हो गए, तो मैं उस कामयाबी को कामयाबी नहीं मानता हूँ। जहाँ मुझे अपने कौम और मुल्क के लिए कुछ करने का अगर मौका नहीं मिलता है तो वो कामयाबी नहीं है, वो तो आपके शिकस्त से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। अगर आपको वो कामयाबी लगती होगी तो मैं नहीं मानता। सर, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आपके परिवार का क्या रोल रहा है? क्योंकि देखने में आया है कि सामाजिक और राजनीतिक कार्य करने वालों के परिवार वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको इसका अनुभव आया क्या? देखिए, जाहिर है कि आप सिर्फ राजनीति ही नहीं, समाजी ज़िंदगी, नौकरी, कारोबार में भी जब एक डिवोशन के साथ काम करते हैं तो तब आपको अपने घरेलू ज़िंदगी के ऊपर तवज्जो देने में आपको वक्त नहीं मिलता है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हो, लेकिन आपको सिर्फ घर के राशन पानी का
बच्चों के फीस का, कपड़े लत्तों का, खुशी के मौके पे मौजूदगी का, गम और खुशी के मौजूदगी, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। वो तो हम किसी तरह खींच खिंचाव करके पूरा करते ही हैं। तो बेसिक जिम्मेदारी तो अपन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अपने को, अपने बच्चों को फीस के लिए, अपने ख्वाहिशात के लिए किसी को पीछे लगना, ऐसी नौबत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई है। अल्लाह ताला ने हक हलाल के ज़रिए और आमदनी के ऐसे तरीक़े दिए हैं कि आप बड़ी शान से ना सही लेकिन इज़्ज़त की छत और 2 वक्त की रोज़ी हक हलाल की आप दे सकते हैं, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जब अपनी फैमिली को लगता है कि इस वक्त में अपने साथ होने चाहिए, लेकिन आपकी समाजी जिम्मेदारियां आपको वहाँ पे नहीं रखती है। तो ये चीज़ें हर एक समाजी कारकुन के, हर एक एक्टिविस्ट की ज़िंदगी में आती है। लेकिन वो मुझे लगता है कि फैमिली का कंट्रीब्यूशन है। जब आप देश को, समाज को, अपने शहर को, अपने ज़िले को अपना परिवार मान लेते हो, तो एक परिवार का हक कम करके आप दूसरे परिवार को देते हो। ये अलग बात है कि अपना जो पर्सनल फैमिली होती है उस पर अपन हक जताते हैं, आपको लगता है कि इस पे अपना हक जताया जा सकता है। मुझे लगता है कि समाजी ज़िंदगी पे भी हक जताया जा सकता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने समाजी नुक्ते नज़र से जेल में चले गए झूठे इल्ज़ाम में, साजिश में फंसकर, तो समाज उनके घर की फिक्र भी करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि आप एक परिवार का हक थोड़ा कम भी कर रहे हो तो वो दूसरे बड़े परिवार को दे रहे हो, एक ऐसे परिवार को दे रहे हो जो साइज में बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ आपके जैसे वक्त देने वाले बहुत कम है। तो फिर अपने फैमिली का भी वो कंट्रीब्यूशन है वो सामाजिक कामों में। और हम तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करते हैं। जो लोग अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करता है, अल्लाह ताला उनको उसका भी हिस्सा देगा, उससे उनसे भी राज़ी होगा, उनके भी लिए दिन और आखिरत का सामान बनेगा और अल्लाह उनको सब्र और हौसला भी देगा इंशाल्लाह। सर, आपके आइडियल एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब है और उन्होंने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, महाराष्ट्र का प्रवक्ता बनाया वंचित का, और आपके काबिलियत को देखते हुए महाराष्ट्र भर के, अपने नांदेड़ जिले के, शहर के बहुत सारे नौजवान वंचित से जुड़ रहे हैं। तो इनका आगे का भविष्य क्या है? देखिए, ये एक मूवमेंट है, ये इलेक्शन के पुरता मर्यादित रोल नहीं है, एक तहरीक है। और वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसी तहरीक है जिसमें हम मुसलमानों को लड़ने का मौका भी जहाँ पे मिलता है, उन महरूम तबक़ात के लिए, उन पसमानदा तबक़ात के लिए, उन मजलूमों के लिए जिनकी लड़ाई लड़ना हम पे फ़र्ज़ भी है। और हम हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर, हमारे पसमानदगी के ऊपर हमको अपने लड़ाई लड़ने के लिए साथी भी वो मंच आपको देता है। इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में नहीं, देश के अंदर आज अगर मुसलमानों का दोस्त कौन है तो मजलूम है, पसमानदा है। और अगर आपको पसमानदा तबक़ात से दोस्ती करनी है, मजलूम से दोस्ती करनी है, तो आपको आना को बाजू रखते हुए उनके बराबरी में आना पड़ेगा, उनके साथ में बराबरी का नज़रिया और रवैया रखना पड़ेगा। और वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां एक पसमानदा, एक मजलूम तबका दूसरे पसमानदा मजलूम तबके को साथ में लेकर एक बड़ी ताकत बन सकता है और आगे की लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल कर सकता है। इसलिए फ्यूचर या भविष्य जो है वो सुनहरा है अगर हम एक दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर आप जो मजलूम तबके हैं उनकी लड़ाई आप लड़ो, और जब आप पे जुल्म होगा तो आप मजलूम रहोगे, तब आपकी लड़ाई वो लड़े। तो जब एक दूसरे की लड़ाई हम लड़ने लगेंगे तो उनका भी और हमारा भी, सबका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। तो मुझे लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का ये जो फार्मूला है, ठीक है, देश के कई कोने में किसी एक राज्य में वंचित नहीं रहेगी, लेकिन फार्मूला यही रहेगा कि मुसलमानों को मजलूम तबकात के साथ में जुड़ना पड़ेगा, पसमानदा तबकात के साथ जुड़ना पड़ेगा और एक बड़ी ताकत बनना पड़ेगा। यही फार्मूला हमारा सुनहरा कल है, सुनहरा मुस्तकबिल है, सुनहरा भविष्य है। सर, वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों के हर मसले पर, रास्तों पर मजबूती से उतरती है, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी का मामला हो, उसे लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी रास्तों की लड़ाई लड़ती है मजबूत तरीके से। फिर भी वंचित बहुजन आघाड़ी को मुसलमानों का उतना साथ नज़र नहीं आता, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, साथ है कि नहीं है, ऐसी कोई आजमाइश का भी वक्त आया नहीं है। विधानसभा के बाद में ऐसा कोई बड़ा चुनाव नहीं हुआ है जहां पर हम ये क्राइटेरिया पे आ पाए। इसलिए मुझे उम्मीद है और मैं पॉजिटिव हूँ कि इंशाल्लाह जब भी चुनाव होंगे
मुसलमान सही फैसला लेते वक्त बीजेपी को हराने के लिए एक ऐसी ताकत को साथ में लेगा जो ताकत उनको भी बराबरी का मौका देती है। लेकिन रहा सवाल यहाँ तक कि वंचित बहुजन आघाड़ी अपनी जिम्मेदारी तो निभा रही है। आज वो दौर है जहाँ पर मुसलमानों के साथ में जुड़ जाना ये छुआछूत वाला नज़रिए से देखा जाता है। ऐसा लग रहा है सेक्युलर पार्टियों को भी, यानी कांग्रेस जैसी पार्टियां पद यात्रा निकाले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो जैसे दो स्टूडेंट मूवमेंट है जो पिछले 10 साल में तारीखी माने जाते हैं। एक मूवमेंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि रोहित वेमुला का जो मामला था वो एक तेलंगाना यूनिवर्सिटी के अंदर भेदभाव की वजह से वो स्टूडेंट को सुसाइड करनी पड़ी थी। एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर उनका हुआ था, तो वो एक मूवमेंट थी। तो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो के लिए निकले तो उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर दूर घर है रोहित का, और उनकी यात्रा बड़ी दूर से जा रही थी। फिर भी उन्होंने रोहित के मम्मी को वहाँ बुलाकर मुलाकात की और अपने साथ में भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चले। लेकिन ऐसा ही एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है जिसको बीबी मुस्कान ने हिजाब गर्ल के नाम से जिसको है, और वो मंड्या, जिस कर्नाटका के मंड्या गांव में हुआ है, मुस्कान के चंद फासलों से वो भारत जोड़ो की यात्रा गई। लेकिन राहुल गांधी को ये याद नहीं है कि यहाँ पर एक बहादुर बच्ची है जिसने जातिवादी जो एक दहशत थी जो उस पर अटैक हुआ था, उसका बड़े हौसले के साथ में जिन्होंने मुकाबला किया, उस बहादुर बच्ची को भी 2 मिनट मिल लेते या उसकी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते, तो ये नहीं करेंगे। क्योंकि मुस्लिम इशू को अगर हम टच कर देते हैं तो हम अनटचेबल हो जाते हैं। तो ये जो छुआछूत वाली बीमारी मुसलमानों के ताल्लुक से सियासी पार्टी को लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी अपने आप को मुसलमानों को अछूत नहीं मानती है। मुस्लिम इशू के ऊपर जितनी ताकत से अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब भूमिका लेते आए हैं, ले रहे हैं और इंशाल्लाह आगे लेते रहेंगे, उतनी ताकत से कोई क़यादत हिम्मत नहीं करेंगे। प्रकाश अम्बेडकर साहब को बोलने वाले बहुत बोलते हैं, आप ये बात कर रहे हैं तो इससे ये वो नाराज़ होगा, वो नाराज़ हो। वो बोलते हैं कि जो हक है वो मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे हमारे इनका उनका नहीं करता हूँ। जब मुझे लगता है कि किसी भी समाज पे जुल्म हो रहा है तो मैं उस समाज के हक में बात करूँगा, लड़ूंगा। फिर कोई नाराज़ हो रहा है या खुश हो रहा है उसके लिए मैं राजनीति नहीं करता हूँ। मैं बाबा साहब के संविधान के उसूलों को जिंदा रखने की राजनीति करता हूँ। मुझे लगता है कि ये बड़ी बहादुरी का जवाब है बाड़ा साहब का, और वो इतनी बहादुरी से इंशाल्लाह हमारे लिए लड़ते आएंगे। मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि जैसे मैं नांदेड़ की मिसाल देता हूँ कि नांदेड़ में 2.5 लाख के करीब वोटिंग जो है लोकसभा में मुसलमान ईवीएम में डालते हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा वोट ईवीएम में डालते हैं। और आप देखो कि कांग्रेस को जो वोट मिले हैं 4.5 लाख, तो उसमें का 2.5 लाख अकेले मुसलमानों का वोट है। तुम अकेले 2.5 लाख वोट देके भी जिसको जिता नहीं सके थे, तो कोई और तबका तुम्हारे को अगर साथ में लेना है तो बाकी सब मिलाकर 2 लाख है, मगर 4.5 में अकेले 2 सवा 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर मुसलमानों का वोट है। तो मुसलमानों को अब ये सोचना पड़ेगा कि दूसरा ऐसा कौन सा तबका है जिसके साथ में जाने से हम एक नई विक्ट्री का रिकॉर्ड बना सकते हैं और हम बीजेपी को हरा सकते हैं। तो आप 2.5 लाख वोट देकर भी वहाँ हरा नहीं सके। लेकिन वही अगर वीबीए की तरफ टर्न करते तो 2.25 लाख वोट लिए वाली वीबीए को अगर मुसलमान साथ आता तो तकरीबन 1 लाख ओबीसी ऐसा है जो इस फार्मूले के लिए हमारे साथ आ जाता, जो भाजपा को छोड़कर इधर आ सकता था। क्योंकि एक ओबीसी है जिसको ओबीसी में ओबीसी का एक बड़ा परसेंटेज है बीजेपी के साथ, जो बीजेपी को पसंद नहीं करता है लेकिन वो कांग्रेस को नहीं वोट देना चाहता, तो उसको विकल्प मिल गया तो वो फूटता है, बीजेपी से टूटता है। और आपने औरंगाबाद में देखा कि 5 टर्म खासदार रहे वाले शिवसेना के एमपी को हराने में वहाँ के नॉन मुस्लिम तबकात ने आपको 1.5 लाख से ज़्यादा वोट दिया और एक मुस्लिम पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को दिया अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के अपील पर। तो ये हर जगह हो सकता है। मुसलमानों को अपनी ताकत पे भरोसा करना चाहिए और एक नया फार्मूला महाराष्ट्र के राजनीति में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आएगा। सर, आपको महाराष्ट्र की 2 महान हस्तियों के साथ कार्य करने का मौका मिला, एक है दाभोलकर साहब और दूसरे पानसरे जी। उनके साथ कार्य करते हुए आपको आपके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में क्या फ़ायदा हासिल हुआ? मुझे लगता है कि समाजी ज़िंदगी की जो तरबियत होती है
वो तरबियत डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी और कॉमरेड गोविंद पानसरे जी की हमारे समाजी और सियासी ज़िंदगी पे हुई है। दाभोलकर साहब की वजह से हमारे जो नज़रियात रैशनल अप्रोच है वो और मजबूत हुआ है, जो दीनी नुक्ते नज़र से मिला था हमको, लेकिन समाजी नुक्ते नज़र से उसको जो जोड़ मिल गया और भारत के पस मंज़र में वो जो उन्होंने इक्वेशन सामने रखे थे, वो बहुत रैशनल अप्रोच बहुत है कि आप किसी को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट इंसान के अंदर आ जाता है तो वो इंसान एक ऊंची नज़र से काम कर सकता है। और कॉमरेड गोविंद पानसरे से जो प्रेरणा मिली है वो हक के लिए, माहौल आपके ख़िलाफ़ भी है तो सच बात के लिए बड़ी मजबूत कदम के साथ में मैदान में डट कर रहना, ये सीख जो है वो कॉमरेड गोविंद पानसरे सर से मिली। अब देखा क्या, ये दोनों भी शख्सियतें हालात के आगे झुकी नहीं थी, ये संघियों के आगे, ये प्रस्तापितों के आगे, ये धर्मवादियों के आगे झुके नहीं थे, इसलिए इनको गोली मारी गई थी। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ और इनका शागिर्द के तौर पर रह चुका हूँ, ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। सर, क्या आपको लगता है कि आज़ादी के 75 सालों के बाद बहुजन समाज जैसे कि दलित हो गए, मुसलमान हो गए, इनके हालत में सुधार आया है? और दूसरी बात ये, मुसलमानों की बेहतर भविष्य के लिए आगे कौन से कदम उठाने चाहिए, ऐसा आपको लगता है? देखिए, 75 साल जो आज़ाद मुल्क का है उसमें कोई बदल आया है पॉजिटिव सेंस में, कोई फ़ायदेमंद बदल आया है क्या? तो हाँ, डेफिनेटली आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमानों का तालीमी मियार बढ़ा है, पिछड़े तबक़ात का तालीमी मियार बढ़ा है, रोज़गार का मौके भी अलग अलग फील्ड में आए हैं, मुल्क के अंदर भी हम आज़ादी के बाद में कई मंच पर हमको मौके मिले हैं। तो ये जो भी हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज आया हुआ है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं आया जिस रफ्तार से आना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारे हक में है, लेकिन जो ताकतें हुकूमत की बागडोर संभाल रही है वो हमें उस संविधान के सभी फ़ायदे पहुंचाने की नीयत वाली नहीं रही। इसलिए मुझे लगता है कि फ़ायदा बदल हुआ है, लेकिन जितना बदल होना चाहिए था, हो सकता था, वो हुआ नहीं। और जितना बदल हुआ है वो बदल में किसी सियासी पार्टी के हुकूमत का क्रेडिट नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से जो बुनियादी हकूक़ हमको मिले थे, उन बुनियादी हकूक़ का ये फ़ायदा है कि उन्होंने हमको अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम लेने का इख्तियार दिया और उन्होंने माइनॉरिटीज़ की संस्थाओं को सरकार के टॉर्चर से आज़ाद रखने के लिए उनको स्वायत्तता दी कि वो अपनी संस्थाएं चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उनको सरकारी कानूनों का बहुत कम तकलीफ़ है और कई कानून को वो माइनॉरिटी के स्टेटस आने के बाद में कई सख्तियां जो है सरकार की अपने आप हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। बहुत सारे मामले में संविधान के उस हकूक़ की वजह से तरक्की हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। और मुझे लगता है भविष्य में जो आपने कहा कि मुसलमानों के बेहतर भविष्य के लिए, मुसलमानों के बेहतर भविष्य के लिए तालीम, लेकिन मियारी तालीम, सियासत से जुड़े रहें, बेहतर तालीम लें। हमारे टीचर्स की दोहरी जिम्मेदारी है, उनको एज अ टीचर, जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं, एज अ टीचर तो टीचिंग करनी है, लेकिन एक पसमानदा मजलूम कौम के नायक के तौर पे, हीरो के तौर पर उनको वो तरबियत भी करनी है अपने कौम के आगे। तो मुझे लगता है कि जैसे चौथी के टीचर का मैंने बताया कि मेरे ज़िंदगी में मैंने देखा कि मुझे तकलीफ़ का काम हुआ वो टीचर से, लेकिन वो अपने बच्चों को कुछ ऐसी सोच दे कि वो कौम जो है आगे चल के एक ताकतवर और मुल्क के अंदर बड़ा तब्दीली और मुल्क का फ़ायदा करने वाली कौम का निर्माण वो करे। तालीम रहनी चाहिए और हमको अपने ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि अपने नौजवान रातों में जागते हैं और दिन में भटकते हैं, तो ये कौम की तरक्की की निशानी नहीं है। रातों में नींद लेकर, यानी इशा के बाद सोने का और फजर में उठने का और वर्जिश करने का जो दीन हमको सीख देता है, उससे हम दूर भटक चुके हैं। तो मेरी इल्तिजा है आपके ज़रिए कि अपने नौजवानों ने अपने उस मामूल को अपनाना चाहिए और मजबूत कौम बनना चाहिए, तंदुरुस्त कौम बनना चाहिए। खाली गोश्त खाने से ताकत नहीं आती है, वर्जिश भी ज़रूरी है और टाइम टेबल का शेड्यूल भी हमारे आने वाली पीढ़ी का सुधरना चाहिए। जी सर, एनआरसी यूसीसी जैसे फितने सरकार क्यों ला रही है और इसमें मुसलमानों की क्या भूमिका रहनी चाहिए, और इन्हें अवेयर करने के लिए आपकी ओर से आपने क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसकी जो नींव है ना, कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसी जमात है, एक ऐसी सोच है
जो गैर बराबरी की तंजीम को हज़ारों सालों से आगे बढ़ा रही है। और वो गैर बराबरी की तंजीम चलाने के लिए उनके जो उसूल है, गलत उसूल है, तो वो हमेशा लोगों को मुत्तहिद नहीं होने देते, एकजुट नहीं होने देते। वो फोड़ते हैं, तोड़ते हैं लोगों को। मुसलमान यहाँ का अपना नहीं है, ये परके हैं, ये बाहर के हैं। मुसलमानों के अंदर परायेपन का जो भ्रम फैलाने का काम है। यहाँ के जो बौद्ध समाज के लोग हैं उनके बारे में कि वो एक तो पहले ये बाजू रखेंगे बौद्ध जो है वो हिंदू ही है, ये हिंदू के एक जाति है। अगर तुम वो मान लो तो फिर अंदर रहो, नहीं मानोगे तो फिर तुमको बौद्ध भी कैसे पराये हैं, ईसाई कैसे पराये हैं, फिर ये पराये ही नहीं है, ये लूटते हैं, तुम्हारा हक इनो छीन रहे हैं, तुम्हारी तरक्की ये रोक रहे हैं। ये जो गलत फहमी डालने के लिए अलग अलग फितने सरकारें और व्यवस्था बनाती आ रही। अब ये सरकार तो आज़ादी की बात की, लेकिन जिन्होंने चारवाक की हत्या की थी वो सोच भी वही है जो आज सरकार में है। यही सोच थी वो जिन्होंने महावीर को परेशान किया, जिन्होंने गौतम बुद्धा को देश छोड़ने पे मजबूर किया, जिन्होंने 11वीं सदी के अंदर बसु अन्ना की हत्या की, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को तख्तनशी होने से रोक दिया, ये कहते हुए कि तुम जो है वो तख्त पे नहीं बैठ सकते, तुम शूद्र हो, तुम कम हो, तुम दलित हो, छोटे जाति के हो। ये बोलने वाली जो सोचें थी वही सोच आज सरकार में है। तो मुसलमानों के बारे में शक शुबा पैदा करने के लिए उन्होंने धर्म पे आधारित एनआरसी का कानून लाया है, इसीलिए कि सरकारों में अच्छे लोग आएंगे, संविधान के मूल्यों को मानने वाले आएंगे तो संविधान की चीजें होगी। लेकिन ये जो एनआरसी का कानून आया है इसका बेसिक ड्राफ्ट और आधा काम खुद कांग्रेस ने किया था यूपीए की सरकार में। तब उन्होंने जो निकष रखे थे उसमें खाली उसने मुसलमानों को ड्रॉप करने का बाकी रखा, वो भर उन्होंने बीजेपी के जरिए करा के ले ली। तो इनकी पॉलिसियां अलग नहीं है कांग्रेस और भाजपा की। मैंने वही कहा कि न्यू जो है कि कांग्रेस आपके बुनियादी वजूद को कबूल करती है क्या, तुम्हारे कल्चर के साथ तुमको एक्सेप्ट करती है क्या, अगर वो नहीं करती है तो तुम्हारी अपनी नहीं है। तो यही नुक्ते नजर है कि यहाँ पे कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी जो नजरिया है वो बुनियादी तौर पे एक ही। सर आपने बेहतर ढंग से बता दिया कि एनआरसी और यूसीसी जैसे फिटनेस सरकार क्यों लाना चाहती है। ऐसे में मुसलमानों की क्या भूमिका रहनी चाहिए और मुसलमानों को अवेयर करने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं? हमारी जिंदगी के अब तक के जितने भी आंदोलन रहे हैं ना, ये मुसलमानों को और दिगर तबकात को यही एहसास कराने के है कि असल लड़ाई जो है वो दिखते हुए मुद्दों की नहीं है, असल लड़ाई गैर बराबरी की है, असल लड़ाई मसावात की है, असल लड़ाई समता की है। और ऐसे जितने भी तबकात हैं जो बिखरे हुए हैं, मजदूर तबका रहने दो, क्लास में रहने दो या कास्ट में रहने दो, मजहब में रहने दो या जात में रहने दो, ये जो बिखरे हुए हैं इनको जोड़कर ये लड़ाई आपकी बुनियादी लड़ाई मसावात की है, बराबरी की है, गैर बराबरी के खिलाफ की लड़ाई है। यही संदेश देने का काम हम करते आए। ऐसा हर वो आंदोलन, ऐसा हर वो एहतजाज, ऐसी हर वो लड़ाई जो आपके बराबरी का हक को दिलाती है, गैर बराबरी के रवैये के खिलाफ खड़ा करती है, उसका हम हिस्सा रहे हैं। और यही हमारा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी को इसी को आगे बढ़ाएंगे तो मुस्तकबिल के अंदर आपको बराबरी के नजरिया और रवैये से जीने के आज़ादी का पूरा लुत्फ आप ले पाएंगे। ये तो होगा सर आपके नजरिए से कि आप ये कर रहे हैं। मुसलमानों की क्या भूमिका रहनी चाहिए? मैं वही कह रहा, खाली मुसलमान ही नहीं, मुसलमानों की भी यही भूमिका रहनी चाहिए कि हमारे साथ गैर बराबरी का सुलूक हो रहा है, अकेले हमारे साथ गैर बराबरी का सुलूक नहीं हो रहा है, हमारे साथ जैसे हो रहा है वैसे जिन जिन तबकात के साथ गैर बराबरी का सुलूक हो रहा है उनको हम साथ में जोड़ लें। सियासी तौर पे तो चलो ये वंचित के फार्मूले में सियासी तौर पे, समाजी नुक्ते नजर से, और आपको मैं एक बात बता दूं दीनी नुक्ते नजर से भी, मसावत को मानने वाले मजहब और मसावत के खिलाफ खड़े हुए मजहब, ये एक डोर तो है जो बांटती है आपको। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में उनके पर्दा फरमाने के पहले हम देखेंगे तो अकेला इस्लाम थोड़ी था, दिगर मजहब भी थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीख है हमको, वो उन जिनकी बुनियाद एक है उनके साथ में व्यवहार करने के तौर तरीके हमको सिखाए गए हैं। जहाँ पर हमको लगता है कि एक नज़रिए की लड़ाई है और एक नज़रिए वाले दिगर तबकात को साथ में लेने की सीख हमको दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतेह मक्का हुआ, फतेह मक्का बिना जंग के हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, है ना।
और सुलह हुदैबिया हुआ था, सुलह हो गई थी, उसके बाद जंग नहीं होते हुए फतेह मक्का हुआ। क्योंकि नबी की सीख क्या है, सुन्नत तरीका क्या है, उन्होंने साहबियों को कह दिया था कि अपने हुस्न अखलाक का मुजाहरा करो, अच्छे व्यवहार करो और पसमानदा का तबकात की लड़ाई लड़ो। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन इंस्ट्रक्शन पे साहबी फैल गए और उन्होंने मजलूमों की लड़ाइयों को लड़ा, वो मजलूम उनसे जुड़ गए। और जब ये सब तबके जुड़ गए और जब ये मक्के की जानिब कूच कर लिए तो एक बड़ा हुजूम मक्के की जानिब आ गया, तो बिना लड़े कुरैश ने हथियार डाल दिए थे। तो ये जो बुनियादी सीख है पसमानदा की लड़ाई लड़ना, ये दीनी और दुनिया दोनों नुक्ते नज़र से हमारे लिए, मुसलमानों के लिए ये बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। और ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि पिछड़ों की और पसमानदों की लड़ाई को लड़ो। दहशतगर्द बताकर बेबुनियाद तरीकों से मुसलमानों की गिरफ्तारियां और मामूली की घटनाएं बहुत हो रही है। इस पर आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से कार्य करते आ रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जो लड़ाइयाँ और जो इश्यूज़ के ऊपर सरमाया सियासतदारों को लड़ना चाहिए लेकिन वो लड़ नहीं रहे हैं, तो फिर वो लड़ाई आपके कंधों पे आती है। क्योंकि आपके पास एहसास है, आपके पास जानियो है, आपके पास में एक जिम्मेदारी महसूस करने का ज़मीर है, तो आपके कंधों पे आती है। फिर वो लड़ाई छोटी हो कि बड़ी हो। दहशतगर्दी के आड़े में मुसलमानों को जिन साजिशों में फंसाया जा रहा था, उस पर सुनकर आए वाला कोई लीडर बोलने को तैयार नहीं था। तो तब हमने अपने साथियों ने, जिसमें आप भी शामिल थे, हम लोगों ने वो हिम्मत दिखाई, उसके खिलाफ खड़े रहने की जरूरत दिखाई। क्योंकि कोई तो बोले, और वो लड़ाई को लड़ने के पीछे की वजह ये थी कि हमको ये मालूम था कि ये हकीकत नहीं है, ये पूरी सत्य नहीं है, ये बनावट है इसमें, और ये कोई तो साजिश के तहत हो रहा है। देखिए 1960-70 के डिकेड की चीज़ें अगर देखें तो तब आईएसआई का एजेंट बोलकर एक आधे को पकड़ लेते थे और अखबारों में छापा जाता था कि फला फला शहर से आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया। वो एजेंट क्या निकलता था, कोई तो भंगार चुनने वाला, भंगार बेचने वाला, अनपढ़, चौथी पास, ऐसे बंदों को पकड़ के जेल में डाल देते थे और बोल देते थे कि आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया। फिर उसके पीछे क्या सच और झूठ, कभी कोई आईएसआई एजेंट पकड़ा गया महाराष्ट्र में, भारत में, और आईएसआई एजेंट है बोल के प्रूव हुआ और उसको सजा हुई, ऐसी मिसाल निकाल के देखो। लेकिन पकड़ा जरूर जाता है, अखबार में आ जाता है, बाद में वो महीने भर में छूट गया होगा वो, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं रहते थे। लेकिन उनका मकसद है आप पे स्टैंपिंग करना कि आप गद्दार हो, आप वफादार नहीं हो, ताकि आपके बारे में दिगर तबकात को, बहुसंख्य समाज को शक शुबा बने रहे और आप में मुत्तहिद ना हो, आप एकजुट ना हो, आप में एकता ना बने। इस साजिश के तहत आईएसआई एजेंट बनाएंगे, कभी आपको दहशतगर्द बनाएंगे, कभी आपको गो हत्यारा बनाएंगे, कभी आपको अलग अलग तरीके से जिहादी बना रहे हैं। अब नया कंसेप्ट आ गया जिहादी, मुसलमान नहीं बोलेंगे, आप जिहादी बोलेंगे। इस मुल्क की जो न्यू है, संविधान है, उसने सभी को अपने अपने मजहब के बिना पर रहने का, जीने का आज़ादी दिया है, अपनी मादरी जुबान में इल्म लेने की आज़ादी दी है, अपने धार्मिक स्थल बनाने की आज़ादी दी है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी है। और जब इतनी आज़ादियाँ जहाँ पर होती है वहाँ पर किसी जिहाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ तुमको तुम्हारे मजहब के लिए रोका जाएगा, जब तुमको अपने फ़र्ज करने से रोका जाएगा, वहाँ पर आपका संघर्ष होगा। लेकिन ये सब जब तक भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और संविधान ने दी हुई धर्म स्वातंत्र है, मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान को, लगता नहीं, मैं कि दावे से कहता हूँ, किसी मुसलमान को भारत में जिहाद करने की जरूरत नहीं। फिर ये जिहादी कहाँ से आ गया? ये वही आईएसआई एजेंट, दहशतगर्द, वो फार्मूले चले नहीं। तो ये तरीके से मुझे लगता है कि ये छुपी भेड़िए की छाल है जो मुसलमानों के ताल्लुक से दिगर तबकात में शक शुबा पैदा करने के लिए। इसलिए मुसलमानों को बड़ी जिम्मेदारी से रहना पड़ेगा, अपने अखलाक को न छोड़ते हुए। और मुझे फ़ख्र है इस बात का, इतनी साजिशों के बावजूद भी अपने मुल्क का नौजवान दिन ब दिन संजीदा हो रहा है, जिम्मेदार हो रहा है, समझदारी से काम ले रहा है। एक दौर था, एक फिल्म के अंदर अगर कोई एक चीज़ खाली सुन लेते थे बिना फिल्म देखे कि वो फिल्म में आपके दीन पे तनकीद है या ऐसा ऐसा बोला गया है, तो पूरे मुल्क के अंदर ताकि से जला देने वाली कौम आज इतने सब्र के साथ, नज़्म व ज़ब्त के साथ ये चीज़ों को देख रही है। तो मुझे लगता है कि संविधान पे लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, न्याय व्यवस्था पे भरोसा बढ़ रहा है।
भले ही जांच एजेंसियां करप्ट है, लेकिन अभी अदालतों पे, इस मुल्क के अदालतों पे मुसलमानों को भी और सभी संविधान प्रेमियों को एक आखिरी भरोसा है कि ये अदालतें उनके साथ में लगातार नाइंसाफी नहीं करेगी, उनके साथ इंसाफ होगा। सर, मराठवाड़ा विभाग पिछड़ा क्यों है और इसका पिछड़ापन दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, मराठवाड़ा ये कभी भी ब्रिटिश रूल में नहीं रहा है, ये निज़ाम स्टेट का पार्ट रहा है और इसको ये पिछड़ा हुआ कोई भी रीजन जो है वो पूरी तरह से पिछड़ा हुआ नहीं रहता है। 75 साल, 78 साल, 74 साल जो भी आज़ादी के बाद अब तक का दौर हुआ है, उसमें 1 साल बाद निज़ाम मराठवाड़ा जो है वो आज़ाद हुआ था। लेकिन उस वक्त में इस मराठवाड़ा के पास में जो रेलवे लाइन थी वो दीगर रीजन के पास नहीं थी, उतना बड़ा नेटवर्क नहीं था। उस वक्त मराठवाड़ा के पास में जो इंडस्ट्रीज थी, मुझे लगता है खाली मराठवाड़ा में हिंगोली, नांदेड़, औरंगाबाद मिला दे तो बड़ी 3 मिलें थी, उतना बड़ा उद्योग क्षेत्र था। नांदेड़ के अंदर तो इंडस्ट्रियल कैपिटल थी मराठवाड़ा की, औद्योगिक राजधानी था नांदेड़। तो पिछड़ा हुआ रखा नहीं गया था। जब आज़ाद भारत में इसको शामिल किया गया तब रेलवे का और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो ये रहा है, उतना आज़ादी के 75 साल में जितना ट्रेन निज़ाम ने, जितना रेलवे का नेटवर्क निज़ाम बना कर गए, उसमें इन्होंने 1% भी इजाफा नहीं किया। जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट निज़ाम के दौर में हुआ था, उसको आज भी वो क्रॉस नहीं कर पाए। अकेले नांदेड़ की मिसाल ले लें तो 8 से 12 हज़ार मजदूर 12 महीने मजदूरी करते थे एक ही मिल के अंदर। आज इनके पूरे इंडस्ट्री मिलाकर भी 500 मजदूरों को 12 महीने रोजगार नहीं दे सकते हैं, बराबर है। तो पिछड़ा हुआ रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने हमेशा अपने घर भरे हैं। आप देखो कि नांदेड़ से आप विदर्भा चले जाओ, कोई भी एंगल से जाओ, आपको रास्ते से पता चल जाता है कि मराठवाड़ा खत्म हो गया। आते वक्त आपको रास्तों से पता चल जाता है कि अपना मराठवाड़ा शुरू हो गया। फिर चाहे इधर आप यवतमाल जिले के बॉर्डर पे चले जाओ, इधर आप तेलंगाना के बॉर्डर पे चले जाओ, इधर आप कर्नाटक के बॉर्डर पे चले जाओ, इधर आप पश्चिम महाराष्ट्र के बॉर्डर पे चले जाओ, या इधर खानदेश के बॉर्डर पे चले जाओ, इन सब रीजन के रास्तों की क्वालिटी अलग। और हमारे मराठवाड़ा की खस्ता क्वालिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ का पॉलिटिक्स और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करप्ट है। आपने देखा एक इंजीनियर के घर पे 1 करोड़ रुपए पकड़ा गया परसों नांदेड़ में, ऐसा दूसरी जगह होता है क्या? यहाँ पे एक इंजीनियर के घर में 1 करोड़। अच्छा, वो 1 करोड़ क्या सालों के होंगे क्या? 2-5 दिनों के बीच के आए वाले पाकिट घर में रहते, बाकी का तो बंदोबस्त हो जाता, बेनामी संपत्ति खरीद कर वगैरह। अब अंदाजा लगाओ कि एक अधिकारी के घर में 1 करोड़ रुपये, तो उस अधिकारी के ऊपर जो चुन के आए वाले आमदार खासदार ने परसेंटेज देने वाले हैं, सबसे कम परसेंट 2% जाता है अधिकारी को, और 10% तक हिस्सेदारी लेने वाले पॉलिटिशियन के पास कितना गया होगा? फिर 1 करोड़ इसके घर में निकले तो 10 करोड़ तो आमदारों के घर में होंगे, खासदारों के घर में होंगे। ये करप्ट है, यहाँ की पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन करप्ट है, यहाँ के मिनिस्टर करप्ट है, इसलिए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर भी करप्ट है। और ये करप्शन की वजह से मराठवाड़ा में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ इदारे हैं, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज है, एक मराठवाड़ा में 2 यूनिवर्सिटी है, औरंगाबाद में और नांदेड़ में, लेकिन मियार नहीं है, क्वालिटी नहीं है, दर्जा नहीं है तालीम का। यहाँ से पढ़े वाले बच्चे को पश्चिम महाराष्ट्र में नौकरी नहीं मिलती, यहाँ से पढ़े वाले बच्चे को नौकरी देने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे आपका दर्जा नहीं है। और मुझे लगता है कि मराठवाड़ा को पिछड़ा इसलिए रखा गया कि राजकीय इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर अच्छे लोग मिनिस्टर बनेंगे, अच्छे लोग चुन के आएंगे, तो वो क्वालिटी पे काम करेंगे, तो मराठवाड़ा का पिछड़ापन दूर होगा। कितने बार मुख्यमंत्री पद मिला लातूर को 4 बार या 5 बार मुख्यमंत्री पद मिला, नांदेड़ को 2 बार मुख्यमंत्री पद मिला। इतना राज्य का प्रमुख पद मिलने के बाद अगर आप अपने रीजन का डेवलपमेंट नहीं कर सके, तो ये गलती आपके पाप है। ये संविधान, ये सीएम के सीट पे आए हुए घरानों के पाप है, सजा लेकिन यहाँ के आवाम भुगत रही। सर, 50 साल पहले नांदेड़ की सियासत में हिंदू मुसलमान विवाद नहीं था, क्योंकि इसी नांदेड़ ने फारूक पाशा साहब और एडवोकेट नूरुल्लाह खान साहब को विधायक के तौर पर चुना था। यह ऐसा करिश्मा क्या नांदेड़ में फिर से हो सकता है? यहाँ की आवाम में हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ के पॉलिटिशियन में है।
जो लोग यहाँ के राजनीति की बागडोर संभाल रहे हैं, ये उनके जहन में ये गंदगी भरी हुई है, उनके जहन में नफरत भरी हुई है, आवाम के नहीं है। मैं इलेक्शन लड़ा हूँ जावेद भाई, मैंने इलेक्शन लड़ा है, मुझे मेरी समाज के मुसलमानों के 12 से 13 12 साढ़े 12,000 वोट है और मुझे नॉन मुस्लिम के 13,000 से ज्यादा 14,000 के करीब वोट है। मैंने एक एक बूथ पे स्टडी की है, मैंने एक एक एरिया का निकाल कर देखा है। 3 महीने यही काम किया हमने इलेक्शन रिजल्ट के बाद में। मुझे मुसलमानों से ज्यादा वोट मिले हैं। फारूक अहमद को वोट दिया है ना, लेकिन पिछले 40 साल में यहाँ ये बोला जाता है कि मुसलमानों को दिगर तबके वोट नहीं देते। ये वोट नहीं देते हैं, ये उनकी राय है, अवाम की राय नहीं है। नांदेड़ की आवाम जो है, अरे वीडी देशपांडे ब्राह्मण हिंदू, उनको मुसलमानों ने चुन के लाए मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ भी। ऐसा भी इलेक्शन हुआ है कि मुसलमानों ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देते हुए तरोडेकर को वोट दिया है, वेंकटराव तरोडेकर को खासदार बनाया था। यानी हर एक को यहाँ का मुसलमान भी वोट देता है और यहाँ के मुस्लिम पॉलिटिशियंस के पीछे यहाँ के नॉन मुस्लिम तबकात जो है वो ताकत से खड़े हुए हैं। कल भी थे, आज भी रहेंगे, लेकिन ये पॉलिटिशियन लोगों को एक बार सबक सिखाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि नांदेड़ दक्षिण के आवाम ने 2019 के इलेक्शन में ये सिखाया है। अगर वो भी स्टडी, उनकी परेशानी वही है, उनको दिक्कत ये नहीं है कि फारूक अहमद को इतने वोट मिले, मुझसे ज्यादा भी वोट बहुत सारे लोगों ने लिए और इससे पहले भी लिए होंगे। उनको फिक्र ये है कि इसको मुसलमानों की भी वोट मिले लेकिन दिगर तबके के ज्यादा वोट मिले। तो ये उनके पेट का असल दर्द है और ये दर्द पे कोई इलाज नहीं है। इंशाल्लाह ये दर्द उनका बढ़ेगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त। सर, आपके नेतृत्व में हर समाज के कुछ न कुछ मसलों पर नांदेड़ की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आसिफा कैंडल मार्च के वक्त आपका प्रदर्शन सड़कों पर तो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका था, फिर भी आखिर में जो समाप्ति पर जो कांड हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये बताऊंगा कि शायद 2004 के बाद, 2005 के बाद नांदेड़ के जिला कचहरी पर और महानगर पालिका के कचहरी पर सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाला एक आदमी अगर ढूंढ लिया जाए और उसकी अगर तफ्तीश की तो शायद वो मैं रहूंगा। जितने मोर्चे, जितने धरने, जितने निदर्शन, जितने आंदोलन में मैं शामिल रहा हूँ या टीम का हिस्सा रहा हूँ, शायद किसी एक शख्स के हिस्से में उतनी चीजें नहीं आएंगी। इतना मुझे आंदोलनों का तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह रहा है। लेकिन ये जो वायलेंस है, हिंसक आंदोलन है, ये हिंसक आंदोलन एक साजिश है और ये साजिश अक्सर मुसलमानों के एहतजाज को बदनाम करने के लिए की गई है, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमानों के साथ इंसाफ तो करने वाले नहीं है, मुसलमानों के साथ गैर बराबरी तो करने ही वाले हैं, भेदभाव तो करने ही वाले हैं। फिर ये कर लेंगे क्या? तो ये रास्ते पे उतर जाएंगे। अगर ये रास्ते पे उतरेंगे, अगर ये रास्ते आबाद कर देंगे, ये एहतजाज बुलंद करेंगे, तो दुनिया के सामने इनके ऊपर की पसमानदगी जाहिर होगी। तो फिर मुसलमानों को रास्ते पे उतरने के जैसे हालात ही मत रखो ना। मुस्लिम आंदोलन को कुछ इस तरीके से टैकल करो कि वो आंदोलन को दबाया और कुचला जा सके, और वो आंदोलन को दबाकर कुचलकर हिंसक बनाकर एक ऐसा ठप्पा मार दो कि उस कौम के अंदर जमहूरी तरीके से लड़ने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। और ये आज का नहीं है, ये आप देखो कि आज़ादी के बाद सालों साल से हुआ है। मुसलमानों के एहतजाज को हिंसक बनाया जाता है। बनाने वाले कौन है? उचकाने वाले कौन है? ये साजिश करने वाले सरमाएदार सियासतदार है। ये अपने पिल्लू को छोड़ के गड़बड़ करा देते हैं और फिर उसको बदनाम करते हैं। दूसरा जो मैंने कहा, एक 2 मुद्दे, एक मुद्दा है नांदेड़ का पैटर्न है। नांदेड़ में एक मोडस ऑपरेंडी है जो यहाँ के 7/12 के धनी के हक में नहीं है। उसको खत्म करने के लिए इनके पास में पहला रास्ता होता है कि पहले वो आपके पेट पे मारते हैं, आपके रोजी रोटी पे, आपके नौकरी पे, आपके कारोबार पे अटैक करके आपको मजबूर करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको इतने जायज़ तरीके से हमारा पेट ज़रा मजबूत दिया है, तो पेट पर मार के भी कोशिश करके कुछ हुआ नहीं। फिर वो पीठ पे मारते हैं, फिर वो साजिश करते हैं अलग अलग तरीके से और पीठ पर हमला करते हैं। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है। और मुझे लगता है कि एक्स MLA आली जनाब नूरुल्लाह खान साहब भी जो थे वो कांग्रेस विरोधी थे और बुलंद आवाज़ थे, पढ़े लिखी क़यादत थी। उनको भी एक एहतजाज के अंदर
इसी तरह वो भी कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देने गए और उनके गायबाने में पत्थरबाजी होती है और रातों में सबको उठा लेते हैं, उसका जिम्मेदार उनको ठहराया जाता है और उनके नाम से बदनामी की जाती है कि बड़े आए मोर्चा निकालने वाले, भाग गए, नाम ले लिए, उसको पकड़ा दिए, उसको पकड़ा दिए। इस तरह कर दिया गया कि फिर उनकी बाद में समाजी जिंदगी में एहतजाज के रास्ते पे आने की बात में उन्होंने इच्छा नहीं रही उनको। इस हद तक ये पैटर्न ही मेरे साथ करने की कोशिश हुई थी। अपना आंदोलन खत्म हो चुका था, लेकिन एक बस के ड्राइवर से या कंडक्टर से उलझने में पुलिस वाले ने नोकझोंक करा और वो पुलिस की नोकझोंक का एक गाड़ी के ऊपर एक पत्थर मारा गया था, लेकिन कुछ देर बाद में 17 गाड़ियां फोड़ दी गई। तो कहां से आए थे ये लोग? किसने भेजा था इन लोगों को? एहतजाज होने के बावजूद भी ऑर्गेनाइजर क्यों गुनहगार बनाया गया? और मुझसे पीआई की बात हुई, मैंने फोन पे पीआई से बात की, पीआई को कहा कि आप वहां सीसीटीवी फुटेज देख लो, आपके हमारे कैमरे मन थे मीडिया के, देखो अगर हमारा एक भी बंदा जिम्मेदार है तो हम उसको आपके स्वाधीन करेंगे, लेकिन जो किए उनको पकड़ो। तो वो मुझे अरेस्ट करने के लिए नहीं पूछ रहे थे, वो मुझसे ये कह रहे थे कि आप हमारे साथ चल के जिन लोगों को आपने साथ में लेकर आंदोलन किया उनके घर बताओ। मैं मुखबिर नहीं हूं और मैं अपने साथी जिन्होंने इस आंदोलन के लिए अपना तन मन धन दे के ऑर्गेनाइजर बोल के काम किया, मैं उनके घर बताऊं, मैं उनको पकड़वा के दूं, ये धोखाधड़ी तो साहब हमसे नहीं होगी। और इसीलिए मैंने पीआई को मिलने से नकार दिया, इसलिए फिर वो घर गए और घर पे जाकर उन्होंने हमारे डॉक्टर साहब को लाकर रात भर थाने में बिठा कर रखा और उनको तकलीफ देने का काम हुआ, पूरे फैमिली को टॉर्चर करने का काम हुआ। उसकी वजह ये नहीं थी कि मुझे पुलिस से डर है। आप देखो माजी के अंदर हमने कोई भी डर और खौफ अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय अल्लाह के अपन किसी को नहीं डरते। आज भी सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं है। हमको तरबियत ही ये दी गई है हमारे फैमिली से भी और हमारे दीन से भी कि हक बात के लिए लड़ो, सिवाय खुदा के किसी को नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौत और जिंदगी को हम एक बहाना मानते हैं। हमको पैदा होना ये अल्लाह की मर्जी थी, हमको मरना अल्लाह की मर्जी है। कौन माई का लाल रोकने वाला है? यहाँ बैठे बैठे आपकी मौत आएगी, कौन माई का लाल आपको रोकने वाला है? ये हमारा ईमान का मजबूती हिस्सा है। हम डर की वजह से नहीं। उनका आज भी मेरे पास में वो कॉल रिकॉर्डिंग है कि वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं आप मिलो, आप खाली हमको लोग पकड़ के दो। मैंने कहा मीडिया वालों के कैमरे से और सीसीटीवी से क्यों नहीं पकड़ते हो? नहीं अभी कैसा इस पे साहब गुस्से में है ना, तुम 12-15 लोगों को दे दो पकड़ के हमको, और आपको कुछ नहीं करना है हमको। तो साहब मुझे कुछ करना है तो मैं अभी आऊंगा, लेकिन हम अपने साथियों को पकड़वा के देने के हक में नहीं थे। और ये एक मोडस ऑपरेंडी, एक तरीका है आंदोलन को कुचलने का। लेकिन जैसे नूरुल्लाह खान साहब के वक्त एक हादसा हो गया था, वो उस तरह मुझे नहीं कर पाए और बाद में मैं सरेंडर हुआ, पीसीआर हुआ, 2 दिन लॉकअप में भी रहे। लेकिन लॉकअप से जिस दिन छूटा उसके अगले दिन फ्रूट मार्केट तोड़ा गया माल टिकड़ी का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैदान में था, मैं रास्ते पे उतरा उनके लिए लड़ने के लिए। फिर मैं आंदोलन में आया, फिर एहतजाज में उतरा। तो हम टूटने वाले नहीं हैं, आप कोशिश कितनी भी कर लो। सर, देश में मौजूद जातिवादी सरकार को हटाने के लिए, उसे हराने के लिए पूरे भारत भर में विरोधी पक्ष एक होकर इंडिया नाम का संगठन बनाए हैं, लेकिन उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी, एमआईएम और बीआरएस को शामिल नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है कि विरोधी पार्टियों का ये गठबंधन कामयाब हो पाएगा? तो पहली चीज तो ये है कि आपने कहा जातिवादी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए, लेकिन वाकई जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलकर गठबंधन बना रहे हैं उन लोगों की वाकई नीयत है क्या? क्योंकि आप देखिए कि इंडिया आघाड़ी बनी है, इंडिया आघाड़ी के जो अहम चेहरे हैं, जो फाउंडर के तौर पे थे वो नीतीश कुमार अभी आज उसमें दिखते नहीं है। दूसरी बात है कि उसमें राहुल गांधी है जो कहते हैं कि अदानी चोर है। उसमें एक दूसरा चेहरा है शरद पवार का जो कहता है कि अदानी अच्छा है। तो चोर है या चौकीदार है, तो इनमें ही एक राय नहीं है। अगर अदानी नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए सरकार का सूत्रधार है तो फिर शरद पवार उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? और अगर शरद पवार अदानी को डिफेंड कर रहे हैं तो राहुल गांधी उसको विरोध क्यों कर रहे हैं? इन लोगों के अंदर ये जो ये है, ये सिर्फ मफाद परस्ती चल रही है।
अभी भी कांग्रेस को ईमानदारी से नहीं लगता है बीजेपी की सरकार हटेगी और वो आएंगे, और उसके लिए लड़ भी नहीं रहे। उनको उनकी पार्टी का वजूद बचाना है, इसलिए वो लड़ रहे हैं। अगर वाकई बीजेपी का विरोध है तुमको सेंटर से बीजेपी को हटाना है ना, तो जिन स्टेट के अंदर बीजेपी रूल में नहीं है, वहां की स्टेट तो वहां की लोकल पार्टी को दो आप। जिस कांग्रेस को तेलंगाना में 22 कुछ सीटें चुन के आई थी और 22 में के 16 छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए, चुनकर आने के बाद में दूसरे पार्टी में चले गए, जहां कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो गया ना। आज उस तेलंगाना के अंदर जो बीआरएस भाजपा को हराकर 2 बार सत्ता में, भाजपा को हराकर आई, 2 बार भाजपा को हराकर सत्ता में आई थी, आज आप उस बीआरएस को जो भाजपा को हराकर 2 बार सत्ता में आई थी, उस बीआरएस को बीजेपी की भी टीम बोल रहे हो और उस बीआरएस के खिलाफ जाके इलेक्शन लड़ रहे हो। आपके इलेक्शन लड़ने से बीआरएस का जो वोट बटेगा उसका फायदा बीजेपी को होगा कि नहीं होगा? तो आप पहले तय करो कि आपको मोदी की, सेंटर की, एनडीए की, बीजेपी की सरकार को हटाना है तो उस पर काम करो। रीजनल पार्टी को उनका हक दो, और अगर तुमको अलग अलग राज्यों में अपनी सरकारें लानी है तो आप कम से कम लोगों को बेवकूफ तो मत बनाओ इंडिया आघाड़ी के नाम पर। तो ये असल मुद्दा है, इनकी नीयतें नहीं लग रही है और ये भी भाजपा का सेकंड पार्ट निभाते हैं, और असल में बीजेपी की बी टीम कोई है तो वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी है अभी, क्योंकि ये दूसरों को ले ही नहीं रहे सारे। यानी कि आपको लगता है कि ये जो गठबंधन बना है वो कामयाब नहीं हो पाएगा? नहीं होगा। इसका वजूद भी अब कुछ दिनों में कायम रहेगा क्या, मुझे नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल का मोर्चा अलग जा रहा है, नीतीश कुमार अपनी तरफ, अखिलेश अपनी तरफ है, नए लोग जोड़ने की आड़ में ये सिर्फ यही तनकीदें कर रहे हैं, और वंचित बहुजन आघाड़ी को कम आंकने की बार बार कोशिश होती है। इनके पूरे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को लेटर भेज दिया गया है कि भाई हम आपसे जुड़ना है, तो वो बोलते हैं ऐसे थोड़ी होता है। तो कैसे होता है? आपने जो तरीके पहले पार्टी को जोड़ा, अखिलेश को कैसे जुड़े थे बताओ? अखिलेश का सिस्टम क्या था जुड़ने का, दिगर पार्टियों का तुमसे जुड़ने का सिस्टम क्या था? उन्होंने तो कभी पत्र नहीं लिखा है कांग्रेस के इसको, लेकिन हमने तो पत्र भी लिख दिया। हम तो 2 घर आगे आ गए थे आपके पास में कि भाई हमको जुड़ना है, लेकिन बावजूद उसके वो नहीं ले रहे। इसका मतलब है कि उनकी नीयतें जो है वो भाजपा को या नरेंद्र मोदी की सरकार को हराने की नजर नहीं आती। सर, नांदेड़ कांग्रेस में जो मुस्लिम क़यादत, पढ़ी लिखी मुस्लिम क़यादत थी, क्या आपको लगता है कि उस पढ़ी लिखी मुस्लिम क़यादत को नांदेड़ कांग्रेस ने खत्म कर दिया है? हाँ, जाहिर बात है, पढ़ी लिखी क़यादत या पढ़े लिखे लोग राजनीति में ना आए, उसका पूरा एहतमाम करके ही यहाँ की सियासत का ये रखा गया। जैसे पढ़ी लिखी क़यादत आएगी तो वो ऊंचे ख्वाब देखेगी, वो ऊंचे मकाम तक जाना चाहेगी। उनको ऐसी क़यादत चाहिए जो नगर सेवक के आगे सोचे ही ना, जो सिर्फ मोहल्ले में अपने इलाके की लीडरशिप के आगे का ना सोचे, वो शहर की, ज़िले की, स्टेट की और नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जिन जिन लोगों को ख्वाब दिखते हैं, ऐसे लोगों को साबित नहीं रखना, यही साजिश रही है। इसलिए इन्होंने एक तो वो नहीं किया। दूसरा, स्टेट लीडरशिप में भी आप देखो, कांग्रेस राष्ट्रवादी में जो लीडर आपको दिखते हैं वो मुकामी नहीं है, वो महाराष्ट्रियन नहीं है। वो क्या करते हैं, यूपी, बिहार, बाहर से आए वाले लोगों को यहाँ बड़े पद देके मुस्लिम नाम दिखाकर मुसलमानों को दिखाते हैं, लेकिन उनकी जड़ यहाँ नहीं है ना। उनकी जड़ यहाँ नहीं होने से वो सर पे नहीं बैठते इनको जैसे लगेगा वैसे रिमोट पे चलते। आरिफ नसीम खान पोपट है, उनको जब तक जाम खिलाएंगे, पेरू खिलाएंगे, वो उन्होंने बोले वैसा बोलेंगे, और जिस दिन नहीं बोलेंगे तो उनको पता है कि इसको तो पिंजरे में तो हम ही रिमोट पे चला रहे, फिर निकाल देंगे उसके ददियाल ननियाल की पूरी चीजें और भेज देंगे बैक टू पवेलियन। तो उनको जड़ का है, कोई भी रहने दो, नवाब मलिक उनकी जड़ का है, वो महाराष्ट्र के भूमिपुत्र ही नहीं ना। वो तो ये सब लोगों की जड़ें यूपी बिहार में रही है। ऐसे लोगों को लाके यहाँ बड़ा करते, मंत्री बनाते और मुसलमानों को बताते ये तुम्हारे लीडर। मुसलमान तय नहीं करता है, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? ये पार्टियां तय करके थोप देती है कि ये तुम्हारी नुमाइंदगी करेगा। ये सिस्टम असल जड़ है कि मुसलमानों के तरक्की नहीं हुई है, महाराष्ट्रियन मुसलमानों के पढ़े लिखे लोगों को लीडरशिप नहीं मिली है, इनको आगे मौका नहीं मिला है सिस्टम में नुमाइंदगी करने का। वो रहेंगे तो ताकत की बात करेंगे, वो अपने बलबूते पे, अपने जड़ों के बलबूते पर वो हिम्मत कर सकते हैं सरकारों से टकराने की। जो टकरा सकते हैं उनको वो लेते ही नहीं है। तो पढ़े लिखे लोगों को अब आना पड़ेगा सियासत में।
हमारी पढ़े लिखे लोगों से जो सियासत से नफरत करते हैं उनको कहना है कि नज़रिया बदलो। अगर आपकी उम्मीद है कि अच्छे नतीजे आएँ तो अच्छी राजनीति होना ज़रूरी है, और अच्छी राजनीति के लिए अच्छे लोग राजनीति में आना ज़रूरी है। इसलिए जाहिलों को, अनपढ़ों को, गवारों को, नाकारों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज सबसे बड़ा गुंडा जो होता है वो कलम वाला होता है। छुरी वाला, तलवार वाला बड़ा गुंडा नहीं है। सबसे बड़ा गुंडा कलम वाला है। आपके पास कलम है, आप पढ़े लिखे हो, आपकी नीयत अच्छी है, कौम के हक़ में है, मुल्क के हक़ में है, तो आपसे बड़ा दादा कोई नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों ने राजनीति की तरफ आना चाहिए। सर, हमने इस नए सीज़न में एक नई शुरुआत की है कि नांदेड़ की आवाम, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की आवाम से कहा था कि आपको जो भी सवालात करने हैं फारूक अहमद साहब से, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कीजिए और आप वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से मुझे सवालात भेजिए। तो कुछ लोगों ने, तकरीबन 40-45 लोगों ने सवालात भेजे थे। उसमें से कुछ चुनिंदा सवालात हमने निकाले हैं। अलीफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर नांदेड़ के इंजीनियर शेख अंसार साहब का सवाल है। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में वीबीए और एमआईएम का गठबंधन हो सकता है क्या, और फारूक सर की इस पर पर्सनल राय क्या है। दूसरा सवाल है अजहर साहब आज़ाद टेंट वाले पीर बुरान वालों का। उनका कहना है क्या इंडिया गठबंधन के अलावा कोई दूसरा गठबंधन वजूद में आ सकता है, आना चाहिए या नहीं। सर, तीसरा सवाल है किन्नौर से अकरम चौहान, पत्रकार अकरम चौहान साहब का। उनका कहना है वंचित अघाड़ी आने वाले विधानसभा चुनाव में कितने मुस्लिम सीटें जिताने की गारंटी लेती है, यानी कि वंचित टिकट तो देगी ही मुसलमानों को, लेकिन टिकट की जगह जिताने की कितनी सीटों की गारंटी लेती है। सर, अगला सवाल है उदगीर से शेख हमीद साहब का। उनका कहना है महाराष्ट्र के अंदर आज इस वक्त मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम पार्टी सिर्फ नाम के लिए है। नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम रहनुमा उनके पार्टी गाइडलाइन से आगे कौम व मिल्लत के हक़ में आवाज़ उठा नहीं सकते, और मुस्लिम पार्टी उनकी आवाज़ अगर उठा भी ले तो वो अलग थड़क पड़ जाती है। शासन प्रशासन पर उसका कोई असर और दबाव नहीं रहता। इस हाल में महाराष्ट्र के मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल, भविष्य क्या होगा। सर, अगला सवाल है मोमिनपुरा नांदेड़ से सैयद अशफाक साहब का। सवाल ये है कि शाहरुख खान की मूवी जवान में उसने जो वोट को लेकर बताया है उस पर आप क्या कहेंगे। सर, एक अगला सवाल बाजेगांव नांदेड़ से राक्षस मारे आकाश उत्तम का सवाल है। उनका कहना है फारूक अहमद 2024ला नांदेड दक्षिणमधून आमदार झाल्यानंतर नांदेड दक्षिणमधील सर्व वंचित, शोषित, पीडित घटकासाठी पुढील भूमिका काय असणार आणि आपली राजकीय वाटचाल वंचित बहुजन आघाडीच राहील का। सर, सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल हमारे बीआरएस के किसान नेता संतोष गव्हाणे पाटिल साहब ने आपसे किया है। वो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये देख लीजिए सर। आमचे आदरणीय मित्र फारूक भाई यांना माझा एक प्रश्न आहे की बाळासाहेब आंबेडकर नेहमीच मराठा आरक्षणाविषयी सकारात्मक बोलतात, पाठिंबा आहे असे म्हणतात, पण आदरणीय बाळासाहेब ज्या पद्धतीने मुस्लिम आरक्षणासाठी मुंबईमध्ये आझाद मैदानावर रस्त्यावर उतरले होते तसं मराठा आरक्षणासाठी एवढ्या मोठ्या ताकदीनं का उतरत नाही, याचं उत्तर दिलं पाहिजे। हा नुसताच देखावा आहे, म्हणायचं आहे का खरोखरच मनातून आहे हे कळलं पाहिजे जनतेला।